जय हिंद एवरीवन। क्या हालचाल? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आप सबका फिर से एक और नई वीडियो के साथ आपके इस एनडीए, सीडीएस और अदर डिफेंस एग्जाम जिसकी भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसकी जर्नी में एक और नए चैप्टर, एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की जो वीडियो है दैट इज गोइंग टू बी अबाउट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं, बट स्टिल कभी कभी अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाए तो यस इट विल क्रिएट अ लिटिल बिट कंफ्यूजन। लेकिन आज की वीडियो के बाद ऐसी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। एंड लेट मी टेल यू समथिंग न्यू, आई हैव स्टार्टेड अ टेलीग्राम चैनल। जी हाँ, उसका जो लिंक है वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, थंबनेल पे भी मेंशन कर दूंगा। इस चैप्टर के जो नोट्स हैं, अब से जो भी चैप्टर है उसके जो नोट्स आपको वहां से मिल जाएंगे, और वो भी हैंड रिटन मेरी खुद की हैंड राइटिंग के साथ। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला जो लॉ है दैट इज गोइंग टू बी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, पहले इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, एक एक बात क्लियर करेंगे आज। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, इस लॉ को वैसे तो हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। अब ये वर्ड हो सकता है आप में से कई ने पहली बार सुना हो, इनर्शिया। जिन्होंने पढ़ रखा है बहुत अच्छी बात है, जो नहीं पढ़े हैं, जिन्होंने पहली बार सुना उनको मैं बता दूं, इनर्शिया इज बेसिकली मेजर ऑफ मास। मास का जो है ना वो मेजरमेंट है। ठीक है, जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा। जिस भी तरह का जितना भी मास हो जाएगा उतना ही इनर्शिया होगा। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। फर्स्ट लॉ को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया, जी हाँ। ठीक है, तो पहला लॉ क्या कहता है? सपोज करो ना ये एक बॉल है ना, एक बॉल है और उस बॉल पे एक फोर्स लगी है, उस बॉल के ऊपर एक फोर्स लगी है और वो बॉल चल रही है। तो अब बॉल को कोई रोक नहीं रहा है, बॉल चलते चले जा रही है, लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या होगा, थोड़ी दूर चलने के बाद, डिपेंड करता है फोर्स के ऊपर, बॉल जो है जा करके वो रुक जाएगी। अब इसका मतलब अगर कोई चीज इधर मूव कर रही है और वो रुक रही है तो उसके ऊपर इस तरफ में एक फोर्स लगती जा रही है। हमें बॉडी की स्टेट चेंज करनी है, तो वो स्टेट हम कैसे चेंज करेंगे? ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स, बोल दो हम वो फोर्स नहीं लगा रहे हैं, बट स्टिल बॉल के ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रही है और वो फोर्स बॉल को रोक रही है। बॉल ऐसे जा रही है और वो फोर्स ऐसे लग रही है, तो धीरे धीरे बॉल की जो स्पीड है वो कम हो रही है। जब बॉल की स्पीड कम हो रही है तो बॉल एक मोमेंट पे आकर के क्या होगा, बॉल जो है वो रुक जाएगी, v जो है 0 हो जाएगी। अब अगर मुझे बॉल को रोकना है तो फोर्स तो लगानी पड़ेगी ऑपोजिट डायरेक्शन में, चाहे वो डायरेक्ट फोर्स लगे चाहे वो इनडायरेक्ट फोर्स लगे। उसी तरीके से अगर एक बॉक्स रखा है, एक बुक रखी है, अगर बुक रखी है ना, थोड़ी सी ड्राइंग देख लेना भाई, थोड़ा हाथ तंग है ड्राइंग में। एक बुक रखी हुई है, ठीक है, और वो जो बुक है उसको अगर मूव कराना है तो एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी, बुक खुद से मूव नहीं करेगी। जी हाँ, बुक जो है वो खुद से मूव नहीं करेगी। तो इन दो तीन एग्जाम्पल में मैं क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, दैट एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड, एन एक्सटर्नल फोर्स इज required in order to required in order to फर्स्ट पार्ट में लिखूंगा पहले एग्जांपल में, स्टॉप अ मूविंग बॉडी, एक चलती हुई बॉडी को रोकने के लिए स्टॉप अ मूविंग बॉडी। और दूसरा मैं लिखूंगा टू मूव अ बॉडी विच इज एट रेस्ट, टू मूव अ बॉडी विच इज एट रेस्ट। जो बॉडी रेस्ट पे है उसको चलाने के लिए हमें जो है एक फोर्स की जरूरत पड़ेगी, और कोई बॉडी चल रही है उसको रोकने के लिए भी एक फोर्स की जरूरत पड़ेगी। इन दोनों कंडीशन में वी रिक्वायर्ड अ फोर्स एंड दैट इज आवर फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोल रहे हैं, दैट इज
a body cannot change its state. A body cannot change its state of rest or of uniform motion all by itself until an external force act on it. जब तक उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करेगी वो बॉडी जो है अपनी मैं कह सकता हूं स्टेट को चेंज नहीं कर पाएगी। यही हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया है। तो यहां मैं एक चीज और बता देता हूं दैट इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा, जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा क्या होगा, इनर्शिया होगा। एक बस है उसका इनर्शिया ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अ बाइक, तो एक बस को मूव कराने के लिए ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी एज कंपेयर टू अ बाइक। एक साइकिल को मूव कराने के लिए कम फोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी एज कंपेयर टू अ बाइक। सो द क्रक्स ऑफ दिस मैटर इज ग्रेटर विल बी द इनर्शिया, मोर विल बी द मास, और हाइयर द मास ग्रेटर विल बी द inertia. We have three types of inertia. कौन कौन से? First one is inertia of rest. Suppose कीजिए एक पैसेंजर है जो एक बस के अंदर खड़ा हुआ है और बस जो है एकदम से चलती है, बस जो है एकदम से चलती है। तो जब बस एकदम से चलेगी तो जो लोअर पोर्शन है वो एकदम से मोशन में आएगा, लेकिन जो अपर पोर्शन है वो अभी भी रेस्ट पे ही है, एकदम से अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर पाएगा। तो पीछे की तरफ एक पुश लगेगा। मैं अगर ऐसा खड़ा हूं और बस एकदम से चलेगी तो ऐसे पीछे की तरफ एक पुश लगेगा, ठीक है। वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से, बॉडी रेस्ट में थी, एकदम से मोशन में नहीं आ पाई, अपर बॉडी। सेकंड बात करते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन में क्या हो रहा है, अब बस वही बस चल रही है और ड्राइवर जो है एकदम से ब्रेक लगा देता है, तो होगा क्या, लोअर बॉडी एकदम से रेस्ट में आ गई। मैं ऐसे बस पकड़ के खड़ा हुआ था, बस एकदम से रुकी, मेरी लोअर बॉडी एकदम से रेस्ट में आ गई है, लेकिन जो अपर बॉडी है वो एकदम से रेस्ट में नहीं आई, तो मुझे आगे की तरफ एक फोर्स लगेगी, उसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। जो हमारे पास थर्ड है दैट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है, इन द हिली रीजन्स, हिली एरिया या किसी भी उसमें अगर कोई भी बस या कोई भी गाड़ी टर्न ले रही है तो वो जिस तरफ को टर्न ले रही है हमें उससे ऑपोजिट साइड में एक फोर्स लगती है बाहर की तरफ, दैट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। और अगर आप एक चलती हुई बस से उतरना चाहते हैं, if you want to step down from a moving bus, two things required. Number one, you should have some initial velocity. आपके पास कुछ इनिशियल स्पीड होनी चाहिए। पॉइंट नंबर टू, आपको उसी डायरेक्शन में फेस करके उतरना पड़ेगा जिस डायरेक्शन में बस चल रही है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो बॉडी एकदम से अपनी डायरेक्शन नहीं चेंज कर पाएगी और आप गिर सकते हैं, आपको चोट लग सकती है। सो दिस इज आवर फर्स्ट लॉ। ये थियोरेटिकल बात है फर्स्ट लॉ की, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की, ठीक है। चलिए जी, अब थोड़ी सी बातें हम जो है मैथमेटिकली भी बात करते हैं, समझना बात को। ये एक हमारे पास ना कुछ इंटरनल फोर्सेस होती हैं जो मोशन को एक्सप्लेन करती हैं, एंड इंटरनल फोर्सेस दे कैंसिल आउट ईच अदर। कैसे? अगर मैं कहूं ये एक बॉक्स है और ये जमीन के ऊपर रखा हुआ है, तो पहला जो बहुत ऑब्वियस सी बात है वो ये कि इसका जो मास है वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा, इसका जो मास है वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा। दूसरी ऑब्वियस सी बात ये है कि इसका जो रिएक्शन है वो ऊपर की तरफ जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन इस पर ऊपर की तरफ एक्ट करेगा। अब ये रिएक्शन इस पे सरफेस लगा रहा है, सरफेस इस पे एक रिएक्शन लगा रहा है एन, बॉक्स भी सरफेस पे उतना ही रिएक्शन लगाएगा, क्या, एन।
अब ये बात थोड़ा समझने में आपको अलग सा लगेगा, क्योंकि हो सकता है आपने अभी तक यही पढ़ा हो, जितना वेट है उतना नॉर्मल रिएक्शन है। वेट अपनी जगह एक्ट कर रहा है, ठीक है, उस वेट की वजह से सरफेस इस पे रिएक्शन लगा रहा है और फिर ये भी सरफेस पे रिएक्शन लगाएगा। बस फर्क इतना है, जब हम कैलकुलेशन करते हैं हम इस रिएक्शन को नहीं लेते। जब हम कैलकुलेशन करते तो हम इस रिएक्शन को नहीं लेते, हम डायरेक्ट वो फोर्स लेते हैं जो बॉडी पे लग रही है, फ्री बॉडी डायग्राम के थ्रू। दूसरी बात, इफ अ वेट इज हैंगिंग थ्रू अ स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग से एक वेट ऐसे लटका हुआ है, तो वेट जो है वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा mg, ऊपर की तरफ टेंशन एक्ट करेगी T, उतनी ही टेंशन यहां पे नीचे की तरफ एक्ट करेगी T। दीज टू आर इंटरनल फोर्सेस, ये एक दूसरे को कैंसिल करती हैं, ये एक दूसरे को क्या कर देंगी, कैंसिल कर देंगी। एक और एग्जांपल के थ्रू बात करते हैं, जैसे ये एक वेट है और एक वेट ये रहा और ये यहां पे ऐसे फिक्स है, ये यहां पे ऐसे फिक्स है। अब समझिएगा आप, इसका वेट, जितनी टेंशन इधर लग रही है, सिर्फ टेंशन की बात कर रहा हूं, T1, उतनी टेंशन इधर लग रही है T1, जितनी टेंशन इधर लग रही है T2, उतनी ही टेंशन इधर लग रही है T2, है ना। और जितनी टेंशन इधर लग रही है T3, उतनी ही टेंशन इधर लग रही है क्या, T3। इस तरीके से काम करती हैं चीजें, ठीक है, इस तरीके से। अब मैं आपको दो क्वेश्चन और बता देता हूं ताकि थोड़ी और आपको क्लैरिटी आए। नोट्स की चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा, टेलीग्राम जो है ज्वाइन कीजिए और वहीं पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। टेलीग्राम जो है, मैं चैनल का नाम लिख देता हूं, थोड़ा सा ही डिफरेंस है, जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का नाम है, ग्रो विद अभिषेक 77। इसमें चैनल में आपको हैंडल पे *7 डालना पड़ता है, वहां पे 77। बहुत बढ़िया, चलो जी अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स सी सम क्वेश्चंस, जैसे चलो देखो जरा ध्यान से, एक बॉक्स रखा हुआ है जिसका मास है m, उसके ऊपर एक और बॉक्स रखा हुआ है जिसका मास है m। हमें बोल दिया जाता है दैट फाइंड द रिएक्शन ऑफ m ऑन कैपिटल M। ऐसा क्वेश्चन, इतना सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एनडीए के अंदर, ठीक है, इतना सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब इसका जो वेट है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है mg, जमीन इस पर एक रिएक्शन लगा रही है n, ये छोटे वाला मास इस पे एक रिएक्शन लगाएगा n1, तो ये बड़े वाला भी इस पे एक रिएक्शन लगाएगा n1। फोर्स हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करती है, इंटरनल फोर्स तो खासकर। तो कैपिटल M, हमने वो फोर्स लेनी है जो बॉडी पे लग रही है, mg नीचे, और इसके ऊपर एक और फोर्स लग रही है n1, ऊपर वाला नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है और n ग्राउंड लगा रहा है रिएक्शन, है ना। ये लगा रहा है रिएक्शन बाय ग्राउंड, एक तो बात हो गई ये, और ये हो गया रिएक्शन बाय स्मॉल बॉक्स, छोटा बॉक्स कितना रिएक्शन लगा रहा है ये उसके थ्रू हो गया। तो मैं n को किस तरह लिख दूंगा, n1 प्लस mg। चलो जी, यहां से तो ये पता चल गया, है ना। अब जो छोटे वाला बॉक्स है उसका वेट नीचे को एक्ट कर रहा है और बड़े वाला बॉक्स उस पे ऊपर की तरफ रिएक्शन लगा रहा है n1। यहां से मेरे पास n1 कितना आ गया, mg आ गया है। इस mg की वैल्यू को मैं यहां रख दूंगा, तो n कितना आ जाएगा, m प्लस m इंटू जी। आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, ठीक है। एक सवाल और लेते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। चलो देखो फर्स्ट लॉ, एक स्ट्रिंग है जिससे m1 और m2 मास हैंग्ड है,
अब इसमें टेंशन निकालनी है, कहां पर, इस पॉइंट पर कितनी टेंशन लगेगी। तो सबसे पहले M2 का वेट नीचे की तरफ कितना, M2G, ऊपर की तरफ टेंशन T1 ले लेते हैं, इतनी इधर लगेगी T1, इसका वेट नीचे की तरफ mg, ऊपर लगेगा T और इतनी इधर लगेगी T। तो T की वैल्यू चाहिए। सबसे पहले इसकी बात करते हैं। M2G का जो वेट है वो नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ क्या लग रही है रिएक्शन, T1। दूसरे वाले पे आ जाओ, mg नीचे की तरफ है, T1 नीचे की तरफ है और T ऊपर की तरफ है। यहां से T1 कितना आया, M2G, बहुत बढ़िया। यहां से T1 कितना आया, M2G, और यहां से T कितना आया, यहां से T कितना आया, T1 प्लस M1G। तो T1 की वैल्यू रख देंगे M1 प्लस M2 इंटू G। ये छोटे छोटे दो एग्जाम्पल आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट लॉ था। ठीक है, अगली वीडियो में सेकंड लॉ की बात करेंगे, उससे अगली वीडियो में थर्ड लॉ की। तब तक पढ़ाई करते रहें। मैं फिर से बता दूं, चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपको नोट्स चाहिए इस लेक्चर के, वो भी मेरी हैंड राइटिंग। ठीक है जी, सो पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।